फूलों से तथा सुंदर सुंदर बिजली वाली झालरों से सजा हुआ था। रिश्तेदारों के बीच गपशप, आपसी चुगलबाजी चल रही थी और साथ ही साथ रहकर जोरदार ठहाकों की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद ही ढोलक की थाप सुनाई देने लगी और साथ गाए जाने लगे शगुन के गीत। लाडो और बन्नो देर रात तक नाच गाना चलता रहा, परंतु इन सब हंसी मजाक और शादी की गहमा गहमी तथा सब रिश्तेदार जिम्मेदारियों के साथ भी अरुणा जी को कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा। रात के 12:30 या 1 के लगभग सब सोने की तैयारी में लगे थे। सबके सोने का इंतजाम करके अरुणा जी ने अपनी बेटी गौरी से कहा, गौरी बेटा, चल हम दोनों ऊपर छत पर चलते हैं, हम दोनों वहीं सोएंगे। कल जो तेरी शादी हो जाएगी, कल तू विदा होकर ससुराल चली जाएगी। फिर कहा, हम दोनों माँ बेटी को साथ में समय बिताने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए चंद बजे हुए लम्हों को हम दोनों माँ बेटी साथ में बिताएंगे। आज हम दोनों माँ बेटी पूरी रात ढेर सारे बातें करेंगे। चल, सबसे पहले मैं तेरे सिर में तेल मालिश करूंगी, उसके बाद मैं अपनी लाडो को अपनी गोद में सुलाऊंगी। यह कहते कहते अरुणा जी की आंखें बरस पड़ी। उनके आंसू पोंछते हुए गौरी ने कहा, ऐसे क्यों रो रही हो माँ? मैं कौन सा विदेश जा रही हूँ? सिर्फ 2 घंटे ही लगते हैं आगरा से अलीगढ़ आने में। जब भी आपसे मिलने का मन होगा तब आ जाया करूँगी मिलने। माँ ने लंबी और ठंडी सांस भरते हुए कहा, बेटा 2 घंटे ही तो कहते हैं, मैं जानती हूँ, पर शादी के बाद इन 2 घंटों पर भी अपना हक कहाँ होता है। चल छोड़ ये बातें, कुछ और बातें करते हैं। उस रात माँ बेटी सुबह 4 बजे तक ढेरों सारी बातें करती रही। अगले दिन विवाह होने के पश्चात गौरी मायके से विदा होने के लिए तैयार खड़ी है। घर के दरवाजे पर अपनी माँ की ढेर सारी सीख लेकर, साथ मन में छोटे भाई बहनों का प्यार लेकर, पापा का ढेर सारा दुलार लेकर और साथ चाची चाचा, दादी बाबा, मामी मामा, बुआ फूफा, मौसी मौसा, सबकी ढेर सारी यादों के साथ सबका आशीर्वाद लेकर जल्दी अपना आना बिटिया रानी, आती रहना बिटिया कहते हाथ हिलाते सबके चेहरे धुंधले हो गए थे। गौरी के आंसुओं से भरी आंखों के सामने से कार में बराबर में बैठे हुए एक दूल्हे मृदुल ने उसे चुप कराते हुए कहा, गौरी क्यों रो रही हो? तुम यह सोच लो कि पढ़ाई करने के बाहर जा रही हो, जब मन करे तब चली आना सबसे मिलने। मेरी ओर से कभी कोई पाबंदी नहीं होगी। ससुराल में पहुँच कर दुल्हन बनी गौरी का बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार हुआ। गौरी खुश थी। ससुराल में सभी का व्यवहार बहुत अच्छा था। सब बहुत प्यार करते गौरी को। धीरे धीरे गौरी और मृदुल की शादी को इस बीच गौरी अपने मायके के 1-2 बार ही मिलने जा पाई। गौरी के साथ साथ उसके माता पिता को यही लगता था कि ससुराल में सब उसे इतना प्यार करते हैं, इसलिए उसे जल्दी जल्दी मायके नहीं आने देते हैं। गौरी की शादी के लगभग 1.5 वर्ष बाद ही गौरी को दादी का देहांत हो गया। उस समय गौरी मृदुल की मौसी की बेटी की शादी में गई हुई थी। जब गौरी ने कहा कि मायके जाना जरूरी है तो मृदुल गौरी से कहा है कि गौरी ऐसे कैसे हो सकता है, तुम ही बताओ, ऐसे शादी छोड़कर हम दोनों जाएंगे तो मौसी को अच्छा नहीं लगेगा। और दादी जी की तो उम्र हो गई थी, उनको तो एक न एक दिन जाना ही था, तुम बाद में चली जाना मायके। गौरी चुप रही, कुछ नहीं बोली, क्योंकि माँ ने सिखाकर भेजा था कि अब वही तेरा घर है, जो ससुराल वाले कहें
वही करना। 2 महीने पहले राघव भाई की शादी में भी नहीं जा पाई थी। राघव गौरी के चाचा का बेटा था, क्योंकि उस समय गौरी की सासू माँ बीमार थे। समय अपनी गति से चल रहा था। अब तक गौरी एक बेटी की माँ बन चुकी थी। जब बेटी गर्भ में थी, गौरी को 5वां महीना चल रहा था, तभी उसके छोटे मामा की बिटिया की शादी पड़ी। तो सासू माँ ने बड़े प्यार से कहा कि गौरी बेटा, ऐसे हालत में कहाँ जाओगी? कुछ ऊंच नीच हो गया तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। गौरी मन महसूस कर रह गई और उसने मन में सोचा कि सब ठीक तो है, सुबह से लेकर शाम तक तो घर के सब काम करती हूँ, ठीक ठाक तो हूँ, फिर क्यों हालत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? नहीं भेजना तो स्पष्ट कहें, हालात का बहाना क्यों? इस बार गौरी बहुत मन था शादी में जाने का, क्योंकि वो ही है जो मायके के ऐसे किसी भी अवसर पर कभी जा नहीं पाती। इसलिए उसे आज मृदुल से जिद करते हुए कहा कि मृदुल, प्लीज़ माँ जी से आप बात कर लो और प्लीज़ आप मुझे शादी में लेकर चलो। और फिर मामी जी का फ़ोन भी मृदुल के पास आया, तो मृदुल ने तुरंत मामी जी से कह दिया कि देखो मामी जी, आप लोग ज़्यादा जिद करेंगे तो गौरी को शादी में लेकर तो आ जाऊंगा, मगर वहाँ कुछ भी ऊंचा नीचा हुई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर क्या हुआ था? मामी जी और माँ उल्टे मुझे फ़ोन करके वहाँ शादी में आने से मना करते हुए कहा, गौरी बेटा तू रहने दे, मत आ बेटा, तू शादी में, भगवान न करे यहाँ कुछ भी ऊंच नीच हो गया तो तेरे ससुराल वाले बहुत नाराज़ हो जाएंगे। वैसे तो ससुराल में गौरी को कोई कष्ट नहीं था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती थी, मगर फिर भी गौरी को लगता था कि जैसे उसे किसी पिंजरे में कैद करके उसे केवल और केवल जिम्मेदारियों का मुकुट पहना दिया गया हो। गौरी यही सोचती कि मेरे विवाह होकर यहाँ आने से पहले भी तो लोग बीमार पड़ते ही होंगे, तो तब कैसे संभालता था सब कुछ। मेरे आने से पहले भी तो इनके घर में शादी ब्याह पड़ते होंगे, तो यदि आज ससुराल के किसी विवाह समारोह में न जाकर अपने मायके के समारोह में चली जाऊं तो क्या गलत हो जाएगा। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, मगर इन बीतते दिनों में गौरी का मायका जाना ना के बराबर ही होता था। कभी साल में 4 दिन तो कभी 8 दिन के लिए वो अपने मायके जाती थी और बूझे मन से लौट आती थी। गौरी की ननद विशाखा की शादी होने वाली थी। विशाखा और गौरी दोनों ननद भाभी का रिश्ता आपस में बहन और दोस्त जैसा था। अपनी विशाखा के कारण ही गौरी को ससुराल में कभी अकेलापन नहीं लगा। विशाखा की शादी तय हो जाने से गौरी जितनी खुश थी उतनी ही उदास थी, क्योंकि विशाखा के बगैर ससुराल में रहने की कल्पना भी उसके आंखों में आंसू ला रही थी। विशाखा की शादी की सारी जिम्मेदारी गौरी ने बहुत अच्छे से संभाला, बल्कि वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, 4थे महीने की प्रेगनेंसी है, फिर भी वो घर बाहर का हर काम बहुत ही जिम्मेदारी से कर रही थी। सभी रिश्तेदार गौरी की सास से यही कह रहे थे, अरे बहुत किस्मत वाली हो जो गौरी जैसी बहू मिली है, वरना तो आजकल की बहुओं को तो केवल जुबान चलानी आती है। खैर, धीरे धीरे शादी का दिन भी आ ही गया। ननद की विदाई का सोचकर आज गौरी की आंखें आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों ननद भाभी एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी कि तभी गौरी की सास ने अपनी बेटी विशाखा को समझाते हुए कहा कि बेटा ऐसे मत रो, तू कोई विदेश थोड़ी ही जा रही है, जब चाहे तब आ जाना, ससुराल से तेरा
ससुराल ही है। इतनी दूर माँ की बात सुनकर विशाखा माँ से कहती है, माँ मुझे पता है ससुराल से मैं जब मेरा दिल चाहेगा तब नहीं आ पाऊंगी। माँ बोली, ऐसे क्यों कह रही है विशाखा बेटा, तुम अपनी माँ के पास क्यों नहीं आओगी? विशाखा कहती है, कैसे आऊँगी माँ? हो सकता है माँ जब मेरा ससुराल से मायका आने का मन करे तब मेरे ससुराल में कोई बीमार पड़ जाए, मेरे मायके में कभी किसी की शादी पड़े तो मेरा पति ही मुझसे कह दे कि तुम अपने रिस्क पर जाओ। कुछ हुआ तो फिर मुझसे मत कहना। विशाखा की यह बात सुनकर सब एकदम अवाक रह गए थे। वो लोग गौरी की ओर देखने लगते हैं। तभी विशाखा कहती है, नहीं माँ, भाभी ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, कभी कोई शिकायत नहीं करी, पर माँ मैंने देखा है उनकी सूजी हुई आंखों को जब उनके दादाजी की मौत पर आप लोग शादी का जश्न मना रहे थे और भाभी छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। माँ मैंने महसूस की है भाभी की वो बेचैनी जब आपको बुखार होने के चलते वो आपके भैया की शादी में नहीं जा पा रही थी। मैंने महसूस किया है उस घुटन को जब भैया ने गौरी भाभी को उनके मामा जी की बेटी की शादी में जाने से मना कर दिया। भाभी के मायके जाने वालों को यह बोलकर कि आप अपनी जिम्मेदारी पर बुलाना, जबकि उन्हीं भैया ने भाभी को विदा कराया। विदा कराकर लाते समय कहा था कि तुम यह सोच लो गौरी कि तुम बाहर पढ़ने जा रही हो, जब मन करे तब आ जाना। सबसे मिलने उस वक्त मैंने सुने थे भैया के यह शब्द, क्योंकि मैं भी तो आपके साथ ही बैठी हुई थी। आपको नहीं पता भैया, आपने भाभी का विश्वास तोड़ा है। कल को मेरे ससुराल वाले भी मुझे मेरे छोटे भैया की शादी में न आने दे तो सोचा है कभी आपको अपने आप को कैसा लगेगा? आप सब कहते हैं कि मैं आप सबकी लाडली हूँ, सबकी जान हूँ। कभी सोचा है आप सब ने कि कल को यदि पापा को कुछ हो जाए और आपकी लाडली के ससुराल वाले उसे न आने दे तो आप सबको कैसा लगेगा, क्या बीतेगी? आप सबके ऊपर कभी कभी भाभी भी जगह खुद को रख कर देखिएगा। भैया, एक लड़की अपने जीवन के 24-25 वर्ष जिस घर में गुजारती है, जिन रिश्तों के प्यार की खुशबू है, उसका जीवन महका होता है। उसको उसी घर में जाने के बल्कि रिश्तों से मिलने तक के रोक दिया जाता है। आखिर क्यों? फिर विशाखा गौरी को और हाथ जोड़कर उसे देखते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। जिस रिश्तों में बांधकर हम आपको अपने घर लाए थे, वही रिश्तों के बंधन आपके जीवन की बेड़ियां बन गए। यह कहते कहते विशाखा गौरी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आज विशाखा की विदाई पर सबकी आंखें नम थी और साथ ही सबके सिर अपनी गलतियों के कारण झुक गए थे। दोस्तों, ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, यह लगभग हर घर की कहानी है। हमारे समाज में शादी होते ही बेटियां की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अपना परिवार, अपना घर ही पराया हो जाता है। वहां जाने के लिए उसे दूसरों की आज्ञा लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों? तो दोस्तों, आप सभी को आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन
को ऑल पर प्रेस करके रखें ताकि हमारा दूसरा वीडियो आपके तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।